गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 9 नीडर सीबू। मोहन, उसके पिता का नाम था सीबू और वो गांव का एक जमींदार थे। उनके बारे में एक कहानी है, किस तरह से गांव में एक बार किसी जमींदार से ऋण लेने के बाद एक गरीब किसान आजीवन उसका ऋण अदा करने के लिए चुकाते ही रहता, परंतु उसका ऋण कभी चुकता नहीं होता। इस कहानी में भी हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मोहन वर्षों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा कर रहा था, परंतु चेष्टा उसे कभी सफल नहीं होती। ऋण था कि दरिद्र की तरह उसका वंश चल ही रहा था, यानी ऋण कभी चुकता हो ही नहीं रहा था। इधर कुछ दिन से ज्वाला प्रसाद भी कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो उठे थे कि उसे उसका बकाया राशि जल्द से जल्द मिल सके। समय की खराबी और महाजन की अधीरता का साथ मोहन को एक चिंता और सता रही थी कि वो जवान लड़का जो था, उसका बेटा सीबू, वो कोई काम काज से मतलब नहीं रखता था। सारा दिन वो यहाँ वहाँ घूमता, गांव में इधर उधर रहता, सैर सपाटा करता, पर काम कुछ भी नहीं करता। बिल्कुल घर में भी एक भी काम का टहल नहीं करता था। एक दिन मोहन ने कहा अपने बेटे को कि मैं किसी जरूरी काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ, तुम बैलों को तरह पानी उन्हें पिला देना। लेकिन सीबू इस पर भड़क उठा। उसने कहा, बेगारी का काम करने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं बैल के कोई भी काम नहीं करूँगा। मोहन प्रसाद बहुत खिन्न हुआ और उसने कहा कि क्या बैल को पानी पिलाना भी बेगारी का काम है? ये तो भलाई का काम है। तो सीबू ने पलट कर कहा, तो तुम ही कर लो, भलाई का काम है, मुझे नहीं करना। धीरे से फिर बाहर से एक ज्वाला प्रसाद के बोलने की आवाज़ आई। मोहन बहुत डर गया क्योंकि जान रहा था कि उसे इसका पैसा देना है। वह बाहर जाके ज्वाला प्रसाद के पास गया, हाथ जोड़कर विनती की कि मैं महीने के अंत होते होते आपको कुछ पैसे दे दूँगा। लेकिन ज्वाला प्रसाद था कि मानने को तैयार ही नहीं था। वह गुस्सा हो के क्रोधित होते हुए अपने आदमियों से कहा, इसे पकड़कर मेरे घर ले चलो, आज इसे ऐसी सजा दूंगा कि आजीवन यह याद रखेगा। जमींदार के लोग उसके पिता यानी मोहन को पकड़कर अपने उसके घर ले गए और सीबू घर से बाहर की ओर चला गया था। कुछ लोगों ने सीबू को बताया कि तुम्हारे पिता को जमींदार के लोग पकड़ कर ले गए हैं। सीबू क्रोधित हुआ और जमींदार के यहाँ गया। क्रोधित होकर उसने जमींदार से अपने पिता का हाथ छुड़ा लिया, उससे बंधन मुक्त किया और निडरता से उसने ज्वाला प्रसाद को जवाब दिया कि ऋण, मैं तुम्हें इस महीने ही पूरा ऋण चुका दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना घर या बैल ही क्यों ना बेचना पड़े, मैं बेचकर आपको अपना ऋण दे दूंगा, परंतु आज के बाद मेरे पिता को हाथ लगाने की चेष्टा मत करना। अपने जीवन में जमींदार पहली बार इतना हष्ट पुष्ट और इतना दबंग व्यक्ति देखा था। उसे देखने के बाद वो चिंताग्रस्त हो गया और सीबू के लिए उसके बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि हो सकता है कहीं जो अभी गांव में डाकुओं का इतना कहर गुजर रहा है, कहीं उसमें सीबू भी तो शामिल नहीं है। यह सोचते हुए ज्वाला प्रसाद शहर की ओर जाने लगा और उसने अपने जेब में बहुत सा धन रखा हुआ था अपने व्यापार के लिए। रास्ते में सुनसान रास्ते में दोनों ओर जंगल ही जंगल थे और कुछ दूर चलने के बाद उसके कानों में आवाज़ आई कि तुम्हारे जेब में जो कुछ है उसे निकाल कर सड़क पर रख दो। सीबू जो था, ज्वाला प्रसाद जो था, वो क्रोधित हो गया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे जेब में कुछ भी इस वक्त नहीं है। परंतु डाकू जो थे वो पुलिस की वर्दी में छुपे हुए थे और उन्होंने उसे कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने आया हूँ और जो भी तुम्हारे जेब में सामान है वो सब मुझे यहाँ पर रख दो। लेकिन पुलिस की वेश में छिपे हुए डाकुओं ने बंदूक का एक फायरिंग किया, जिससे सभी लोग डर गए और झुककर अपना सारा जेवर वहाँ रख दिया। लेकिन निडर सीबू उसी भीड़ में था, वह डरा नहीं और उसने बढ़कर एक डाकू को मारा और उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और तन कर खड़ा हो गया। कहा, जो कोई भी हो निकल कर बाहर आओ, नहीं तो मैं इसी तरह हवा में सारी फायरिंग कर दूंगा। जितने बाकी डाकू जो पुलिस की वेश में छुपे हुए थे, वे सब के सब वहाँ से भागकर खड़ा हो गया। आज पहली बार ज्वाला प्रसाद को अपने स्थिति का अनुभव हुआ। वो समझ गया कि अब उसकी जो मनमानी है वो अब गांव पर चलने वाली नहीं है। उसने धीरे से अपने सभी पैसे उठाए, अपनी जेब में रखा और सीबू के ओर कृतज्ञता मुड़ होते हुए देखते हुए कहा कि आज तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो डाकुओं द्वारा मैं मर जाता। लेकिन सीबू ने उसे कुछ कहा नहीं, विनम्र होते हुए कहा कि अब गांव की ओर सीधे चलिए। इस तरह से कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बैल को बेचना नहीं पड़ता, घर बेचना नहीं पड़ता और ये कथा यहीं समाप्त हो जाती है। इस कथा को पढ़िए, इसके पीछे दिए हुए ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और इसको क्वेश्चन आंसर करिए।